हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक नई वीडियो जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की थी। अनुसूचित जनजाति, इसमें मैंने ये बताया था कि ये जनजातियाँ ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, ज़िलों के नाम बताए थे और ये भी बताया था कि कौन कौन सी जातियों को अनुसूचित जनजाति की प्राथमिकता प्राप्त है या किन किन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया है। लगभग 12 जातियों के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया था और उनमें से जो महत्वपूर्ण 3 जातियां थी और उनमें से पहली जो जाति थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रत्येक जाति जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है उसके विषय में एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो पहली जो जाति थी वो थी थारू जाति। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थारू जाति के संबंध में ही कुछ बात की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थारू जाति भी एक अनुसूचित जनजाति है। थारू जाति को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये थारू जाति यूपी के अधिकांश तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे आप ज़रूर याद रखें, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है अधिकतर। और ये तराई क्षेत्रों के विषय में अगर हम बात करें तो ऐसे 5 ज़िले हैं जिनमें ये जाति या ये जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि कौन सी जाति किस ज़िले में पाई जाती है, पर फिर भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि थारू जाति यूपी के जो तराई क्षेत्र हैं, जो 5 ज़िले हैं, वो कौन कौन से हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले महाराजगंज की। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराजगंज की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर। इसके बाद हम बात करते हैं श्रावस्ती की। फिर अगला जो ज़िला है वो अगला ज़िला है बहराइच और इससे अगला ज़िला है लखीमपुर। ये 5 ज़िले जिन्हें यूपी के तराई क्षेत्र भी कहा जाता है और तराई क्षेत्रों में ये थारू जाति ज़्यादातर निवास करती है। वैसे अगर हम बात करें तो इनके भी उत्तरी क्षेत्र में, तराई क्षेत्रों के उत्तरी भाग में, तराई क्षेत्रों के जो आपके उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ ये जाति ज़्यादा निवास करती है। वैसे ये जो थारू जाति है ये बहुत सारी उपजातियों में भी विभाजित है। ये बात ज़रूरी है और यदि उपजातियों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे पहली वाली वीडियो वो आपको ज़रूर देखनी होगी। ये नाम जो हम थारू नाम बार बार ले रहे हैं, ये थारू नाम के संबंध में भी कुछ विद्वानों का मानना अलग है। वो विद्वान ये कहते हैं कि ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल, राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बस गए थे, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बस गए थे। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, थारू जाति कहते हैं। इस संबंध में थारू नाम के संबंध में ये भी कहा जाता है कि ये थारू किरात वंश के हैं। ये किरात वंश क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किरात वंश क्या है। ये किरात वंश एक
तिब्बती और बर्मा, जिसे हम लोग तिब्बती और बर्मी जातीय समूह कहते हैं। जातीय समूह कहते हैं, और जो अधिकतर हम कह सकते हैं कि ये नेपाल के मूल निवासी हैं। मूल निवासी हैं, नेपाल के मूल निवासी हैं। और ये किरात वंश इसी समूह से बिलोंग करता है, कुछ विद्वानों का इनका मानना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थारू वंश के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थारू लोग हैं, ये कद में छोटे होते हैं, कद में छोटे होते हैं, और इनकी जो मुख की आकृति है वो चौड़ी होती है। हम कह सकते हैं चौड़ी मुखाकृति के लोग, कह सकते हैं चौड़ी मुखाकृति के लोग होते हैं। और इनके विषय में एक बात की जाती है कि पीले रंग के। और स्त्री और पुरुष के बारे में यदि बात की जाए, जो थारू जाति के हैं, तो हम कह सकते हैं कि पुरुषों से जो स्त्रियां हैं, पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा आकर्षक होती हैं। पुरुष के मुकाबले जो स्त्रियां हैं वो कहीं ज़्यादा आकर्षक व सुंदर होती हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं थारू जाति के लोगों के लिए। आगे बात करता हूँ कि अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, जो हम थारू जाति से जानकारी को आगे बढ़ाएं, तो इनके जो पुरुष हैं उनका पहनावा कैसा है। इनके जो पुरुष हैं वो लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं, लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं। सारी चीज़ों को धीरे धीरे लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके पुरुषों के बारे में ये बात भी है कि पुरुषों में बड़ी चोटी रखने का भी एक रिवाज है। तो बड़ी चोटी जो रखने का रिवाज है, जो हमें ये बताता है कि हिंदुत्व के होने का जो प्रतीक है वो यही है। हिंदुत्व के होने का ये प्रतीक माना जाता है। तो मैंने पुरुषों के बारे में तो बात बताई। अगर मैं इनकी महिलाओं के विषय में बात करूं कि महिलाओं का पहनावा लगभग कैसा होता है, तो थारू जाति के लोगों के बारे में बात की जाती है कि इनकी महिलाएं रंगीन लहंगा, ओढ़नी, आदि पहनती हैं। इन महिलाओं को हम लोग लिख सकते हैं, इन महिलाओं को आभूषण ज़्यादा प्रिय होते हैं। अधिकतर सभी महिलाओं को आभूषण प्यारे होते हैं, पर ये थारू जाति की महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहा जाता है। इनकी महिलाओं के विषय में एक बात और भी है कि इनको हाथ पर कुछ लिखाई कराना, जैसे कहते हैं कि हाथों को गुदवा लिया, लिखाई कराना भी ज़्यादा पसंद है। अब हम थारू जाति के विषय में कुछ और बातों के बारे में ज़िक्र करेंगे। अगर हम इनके खाने की बात करें तो थारू जाति के लोग
मतलब जो इनका भोजन है, इनका भोजन कैसा है? अधिकांश चावल का भोजन है, चावल का। इसके अलावा दाल, दूध, दही, मछली और मांस आदि ये लोग खाते हैं। अधिकांश तौर पर ये थारू जाति के लोग सूअर और मुर्गी पालते हैं। सूअर और मुर्गी पालते हैं, ये बात बताई जाती है। अगर इनके पेय पदार्थ के बारे में बात करें कि ये एक प्रकार की मदिरा का सेवन करते हैं, और ये मदिरा कैसी होती है? जो चावल द्वारा निर्मित होती है, और इस मदिरा को ये लोग क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। जाड़, ये जाड़ जो है कह सकते हैं कि चावल द्वारा निर्मित होती है, जिसे हम लोग जाड़ कहते हैं, और उस जाड़ का ये लोग सेवन करते हैं, जिसे ये स्वयं बनाते हैं। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट हमें क्या कहता है इनके परिवार के बारे में। जो थारू जनजाति के लोग हैं, उनका जो परिवार की जो प्रथा है वो कैसी है? संयुक्त परिवार के रूप में ये लोग रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये संयुक्त परिवार के रूप में रहना पसंद करते हैं। परिवार का कोई भी जो वृद्ध व्यक्ति है, वो उस परिवार का जो वृद्ध व्यक्ति है वो परिवार का मुखिया कहलाता है। अच्छी बात है, अधिकांश यही रीत चलती आई है। अब हम विवाह संबंधी बात कर लेते हैं कि थारू जाति के लोगों में जो विवाह संबंधी बातें हैं वो कैसी हैं। तो विवाह के लिए बात कर लेते हैं कि वर पक्ष को, ये तो कॉमन सी बात है, जो वर पक्ष है और जो वधू पक्ष है, यहाँ वर पक्ष को वधू पक्ष के यहाँ जाना होता है। और अधिकांश ये माना जाता है कि इनके जो विवाह होते हैं वो दहेज के बिना होते हैं। दहेज के बिना किसी बिचौलिए के द्वारा होते हैं। वैसे तो ये सारी बातें अधिकांश सब जातियों पर लागू होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पॉइंट हैं जो थारू जाति के लिए बताए जा रहे हैं, मैं वो बात कहना पसंद कर रहा हूँ। जब इनके यहाँ विवाह पक्का हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द उपयोग किया जा रहा है, पक्की पौढ़ी। पक्की पौढ़ी ये एक ऐसा शब्द है, जब इनके यहाँ विवाह तय हो जाता है तब इन्हें पक्की पौढ़ी कहते हैं। और विवाह के अगर खर्च की बात की जाए, विवाह के यदि खर्च की बात की जाए तो दोनों पक्ष खर्च जो है करते हैं, दोनों पक्ष खर्च करते हैं। विवाह के खर्च के विषय में बात की जाए तो खर्च जो है दोनों पक्ष ही करते हैं। और एक सभी जातियों के हिसाब से एक पुरोहित जी आते हैं जो इनके विवाह को संपन्न कराते हैं। अच्छा, विवाह के अवसर पर अगर खान पान की बात की जाए, विवाह में अगर खाने की बात की जाए तो इनके यहाँ अधिकांश मांसाहारी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस भोजन का कुछ ज़्यादा प्रचलन है। विवाह के विषय में बात हो रही है तो एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं। विवाह की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो थारू जाति के जो लोग हैं उनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ऐसी महिला जिसके पति का देहांत हो गया हो और जो विधवा हो गई हो,
उसके दूसरे विवाह का भी प्रचलन है, अर्थात प्रथा है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है। इस भोज का एक अलग नाम है जिसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। लठ भरवा भोज कहा जाता है, जो विधवा विवाह के लिए प्रचलित है। और ये थारू जाति के जो लोग हैं, ये हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं हैं जो आपको समझने में कोई समस्या आएगी। हिंदू धर्म में विश्वास रखने के साथ साथ ये लोग भूत प्रेत और जादू टोना आदि में भी विश्वास रखते हैं। जादू टोना आदि में भी ये लोग विश्वास करते हैं। अगर विशेषतः किसी देवी को माना जाए तो ये लोग देवी काली को अधिक मानते हैं। ये थारू जाति के लिए मैं अलग अलग बातें कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा आपके लिए हार्ड ना हो। अगर देवी की बात की जाए तो देवी काली, और इष्ट देव के विषय में बात की जाए तो भैरव व महादेव। भैरव और महादेव इनके आराध्य हैं। ये अपने आराध्य इष्ट देव किसे मानते हैं? भैरव और महादेव को मानते हैं। महादेव के शिवलिंग के विषय में अगर बात की जाए तो ये थारू जाति के जो लोग हैं, ये शिवलिंग के रूप में जो पत्थर का शिवलिंग होता है उसे नहीं पूजते। ये शिवलिंग कैसा पूजते हैं? ये पूजते हैं बांस का। जो बांस का शिवलिंग होता है उसे पूजते हैं। ये लोग राम और कृष्ण की भी पूजा करते हैं। राम कृष्ण की भी पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थारू जाति के विषय में यदि और कुछ बात की जाए तो हम त्योहारों की भी बात कर लेते हैं। हम बाकी जो त्यौहार हैं उनके विषय में बात करेंगे। थारू जाति के लिए त्योहारों के बारे में बात करते हैं कि ये हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, त्यौहार जो हैं हिंदू के, उन्हें ये सब मनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, मकर संक्रांति की बात करें, अगर हम लोग कन्हैया अष्टमी की बात करें, जिसे हम लोग जन्माष्टमी भी कहते हैं, हम यदि दशहरा की बात करें तो ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। होली, दिवाली सभी। अगर हम होली के दिन की बात करें तो ऐसी प्रथा है कि होली के दिन जो है इनके स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों उस दिन मदिरा पीते हैं और मदिरा पीकर नृत्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है इनके लिए कि फागुन का जो महीना आता है उसमें, उस महीने में पूर्णिमा से लेकर लगातार 8 दिनों तक ये इस त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ एक त्यौहार और मनाया जाता है जिसे बजहर कहा जाता है। बजहर, इस त्यौहार पर थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस करेंगे आप लोग। बजहर
ये कहा जाता है कि हिंदू महीने जेठ या बैशाख के दिनों में ये त्यौहार मनाया जाता है। और अगर हम विशेषतः दीपावली की बात करें तो थारू जाति के लोग दीपावली को एक तरह से शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने शोक के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये अपने जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को भेंट देते हैं या भेंट करते हैं। और पूर्वजों को भेंट किस रूप में दी जाती है? रोटी के रूप में दी जाती है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं और अगर इनकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए कि अपने जीवन निर्वाह के लिए थारू जाति के लोग क्या करते हैं, तो अर्थव्यवस्था के संबंध में बात की जाए कि इनका जो मुख्य कार्य है वो कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान में ये अधिकतर, क्योंकि इनका मुख्य रूप जो भोजन है वो चावल है, तो ये धान की खेती ज़्यादा करते हैं। ये धान की खेती ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा दाल, तिलहन, गेहूँ और अन्य कई प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, जिसे बेचकर ये अधिकांश अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जीवन निर्वाह करने के लिए अगर हम किसी अन्य व्यवसाय की बात करें, जीवन निर्वाह के लिए अन्य व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में ये सब लोग पशुपालन, लकड़ी की ढुलाई और लकड़ी की कटाई भी लिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा शिकार और फल और फूल एकत्रित करने का इनका काम है। अन्य अगर व्यवसाय की बात की जाए तो कुछ लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, संपन्न हो गए हैं, इसलिए कुछ लोग अपना व्यवसाय भी करने लग गए हैं। कुछ की दुकानें हैं। और अगर शिक्षित की बात की जाए तो कुछ शिक्षित जो थारू लोग हैं वो आजकल सरकारी नौकरियों में भी आ गए हैं। सरकार ने इनके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिन योजनाओं के अंतर्गत, जिन आरक्षण के अंतर्गत ये सरकारी नौकरी भी करने लगे हैं। सरकार इन थारू जाति के लोगों के लिए अगर हम बात करें सामाजिक और अगर हम इनके आर्थिक उत्थान की बात करें, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार सरकार ने इनकी तरफ ध्यान दिया है और लगातार प्रयत्नशील भी हैं। इनके लिए अधिकतर कुछ ना कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं के लिए मैं आपको एक ज़िले की बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले लखीमपुर में थारू जाति के लोगों के लिए एक अलग से महाविद्यालय बनाया गया है। लखीमपुर ज़िले में इन थारू जनजातियों के लिए एक विशेष रूप से महाविद्यालय बनाया गया है। ये महाविद्यालय केवल थारू जाति के लिए है, जिससे इस जाति विशेष के बीच शिक्षा का प्रसार हो सके, शिक्षित बन सकें
और इनके अंदर एक प्रकार की, अगर हम कहें तो सांस्कृतिक चेतना, ये शब्द थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर सांस्कृतिक चेतना की बात की जाए तो ये महाविद्यालय इसीलिए किया गया, इसका निर्माण, इसको स्थापित इसलिए किया गया कि इन जाति विशेष के बीच में एक तो शिक्षा का प्रसार हो सके, सांस्कृतिक चेतना आए और इनका जो जीवन है, इनका जो जीवन स्तर है वो कुछ हद तक उच्च हो सके, उठ सके। तो जितनी मेरे द्वारा कोशिश की गई है थारू जाति के विषय में जानकारी देने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस जाति विशेष के गुणों को, इनकी विशेषताओं को बताने के लिए मैंने अपने स्तर से अच्छी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये मेरी कोशिश पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और थारू जाति को बताने के बाद, इससे पहले वाली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि इस जाति के विषय में बताने के बाद मैं अब अगली जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं बुक्सा जाति के विषय में कुछ डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ और वो क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड। मैं जानना चाहता हूँ कि सर्वाधिक, आप सब लोग बताएंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के, अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इसका ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या मिर्ज़ापुर है? क्या सोनभद्र है? क्या खीरी है, लखीमपुर खीरी? और क्या बिजनौर है? सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी और इस प्रश्न का उत्तर भी आप बहुत आसानी से दे देंगे। आप मेरे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।